वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग के मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे ईरान को ताकतवर बनाने वाला इंसान के ऊपर। उसको रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है कि जब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से एक पत्रकार ने एक इंटरव्यू में सवाल किया था कि भाई आप एक ऐसी चीज के बारे में बताइए कि जिससे इस वक्त इजराइल को सबसे बड़ा खतरा हो। नेतन्याहू ने फौरन जवाब दिया कि वो कुछ और नहीं बल्कि ईरान है। बल्कि नेतन्याहू सिर्फ यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने खुद ही जर्नलिस्ट से कहा कि मैं दूसरी और तीसरी चीज भी बताऊं, और इस पर भी उन्होंने कहा ईरान ईरान ईरान। मतलब कि इजराइल के लिए ईरान ही सबसे बड़ा खतरा है और ईरान के अलावा इजराइल के लिए कोई खतरा है ही नहीं। हालांकि दोस्तों, इस बात में कोई शक भी नहीं है कि पिछले कुछ वक्त के अंदर ईरान मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है। मगर उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज तो ये है कि ईरान ने जितने कम वक्त के अंदर ये ताकत और ये कामयाबी हासिल की है, इतने कम वक्त में ये सब कुछ हासिल करने की मिसाल दुनिया में कहीं और नजर नहीं आती है। बावजूद इसके कि ईरान कुछ आगे बढ़ पाता, बिल्कुल शुरू में ही ईरान के दुश्मनों ने चालाकी से अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए ईरान के ऊपर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए ताकि इसको हमेशा एक पिंजरे में कैद करके रखा जा सके। मगर इन सारे प्रतिबंधों के बावजूद भी ईरान ने ये सब कुछ, ये सारा मकाम, ये सारी कामयाबी अपने दम पर हासिल की। वैसे तो दोस्तों, ईरान की इस कामयाबी में ईरान के बेशुमार लोगों ने अपनी अपनी तरह से किरदार अदा किया, मगर फिर भी एक ऐसा इंसान भी है कि जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि उसके बगैर ये सब कुछ मुमकिन ही नहीं हो पाता। बल्कि ये कहा जा सकता है कि अगर ये एक इंसान ना होता तो दुनिया में वो ईरान ही मौजूद ना होता कि जिस तरह के ईरान को आजकल हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। और ये इंसान कोई और नहीं बल्कि वही है कि जिसके इशारों पर आज पूरा ईरान देश चलता है, जिसके बारे में ये माना जाता है कि उसकी इजाजत के बगैर तो वहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मारता है। मैं बात कर रहा हूँ ईरान देश के सबसे ताकतवर इंसान और इस देश के सुप्रीम लीडर अली खुमैनी के बारे में। वही अली खुमैनी के जो पिछले लगभग 34 साल से लगातार ईरान पर राज कर रहे हैं। दोस्तों, अली खुमैनी की कहानी भी बड़ी ही दिलचस्प है, क्योंकि जाहिर है अली खुमैनी ना तो किसी बहुत ज्यादा अमीर फैमिली में पैदा हुए थे और न ही किसी शाही खानदान में पैदा हुए थे, इसीलिए उनको ये पोजीशन और ये हुकूमत यूं ही नहीं मिल गई थी। खुमैनी साहब की इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए ये भी बताता चलूं कि इनको ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ साथ दुनिया भर के जो शिया मुसलमान हैं उनका रिलीजियस लीडर भी माना जाता है। आज के दौर में दुनिया भर में पाए जाने वाले शिया लोग इनको अपने एक लीडर, एक इमाम के तौर पर देखते हैं, और यही वजह है कि राजनीतिक मुद्दों के साथ साथ दीनी मामलों में भी अली खुमैनी के किसी भी ऑर्डर को आखिरी फैसला माना जाता है। फिलहाल खुमैनी साहब का जन्म सन 1939 में ईरान के मशहद शहर में हुआ था। ये बचपन से ही अपने फादर के नक्शे कदम पर चलते हुए एक दीनी आलिम बनना चाहते थे, मगर उस दौर में ईरान के इलाके में आलिम बनना इतना आसान भी नहीं था। उसकी वजह ये थी कि क्योंकि उस दौर का ईरान आज के दौर के ईरान से बिल्कुल ऑपोजिट हुआ करता था। उस दौर में वहाँ पर एक सेकुलर हुकूमत हुआ करती थी जो पूरी तरह से अमेरिका के इशारों पर ही चला करती थी। वो ईरान के जहाँ पर हिजाब, दाढ़ी जैसी इस्लाम से जुड़ी हुई सारी चीजों पर पाबंदी लगाई जा रही थी और मजहबी लोगों को शक की निगाह से देखा जा रहा था, ऐसे ईरान के माहौल में अली खुमैनी सिर्फ और सिर्फ 11 साल की उम्र में आलिम बन गए थे। इसके बाद यहाँ से खुमैनी साहब का स्ट्रगल शुरू हुआ और फाइनली सन 1962 में उन्होंने रूहुल्लाह खुमैनी की उस तहरीक को ज्वाइन कर लिया, मतलब उस इनकलाब में शामिल हो गए कि जो बड़ी शिद्दत के साथ उस दौर की ईरान की हुकूमत से मुकाबला कर रही थी और हर तरह से उसको उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रही थी ताकि किसी तरह से ईरान के अंदर एक शिया मुस्लिम हुकूमत को कायम किया जा सके। अली खुमैनी के लिए सबसे ज्यादा परेशानी की बात तो ये थी कि वो उन रूहुल्लाह खुमैनी के सबसे करीबी लोगों में से एक थे कि जो उस दौर में ईरान की सेकुलर हुकूमत के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते थे। कुछ वक्त के बाद जब ईरान की सेकुलर हुकूमत को ये महसूस हुआ कि अब वो लोग रूहुल्लाह खुमैनी और उनके सपोर्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो फिर इन लोगों ने रूहुल्लाह खुमैनी को उनके अपने ही देश से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया।
انہوں نے یورپ کے دیش فرانس میں جا کر پناہ لی، مگر ان کی غیر حاضری میں علی خمینی سمیت ان کے کئی فالوورز نے ایران میں ان کے اس مشن پر کام کرنا جاری رکھا۔ بڑی شدت کے ساتھ وہ لوگ کام کرتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے علی خمینی کو ایک بار نہیں بلکہ کئی بار جیل میں تک جانا پڑا۔ صرف جیل ہی نہیں بلکہ جیل میں علی خمینی کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا اور کئی بار ان کو ٹارچر بھی کیا گیا، مگر لاکھ ظلم و ستم کے باوجود بھی علی خمینی نے نہ تو روح اللہ خمینی کا ساتھ چھوڑا اور نہ ہی ان کے موومنٹ کو چھوڑا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سن 1979 مطلب کہ 1979 آتے آتے ایران کا نقشہ بدل چکا تھا اور وہ موومنٹ کہ جو روح اللہ خمینی صاحب کی طرف سے شروع کیا گیا تھا اس کی جیت ہو چکی تھی اور ایران سے رضا پہلوی کی وہ حکومت اکھڑ چکی تھی کہ جو پوری طرح سے امریکہ کے اشاروں پر چلا کرتی تھی۔ بس اسی وقت ایران میں نہ صرف حکومت بدلی تھی بلکہ ایران کا پورا فیوچر اور ایران کا پورا اتہاس ہی بدل گیا تھا۔ وہ ایران کے جہاں پر اسلام سے جڑی ہوئی زیادہ تر چیزوں کو نہ صرف بین کیا جا چکا تھا بلکہ مذہبی لوگوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اب اسی ایران کے اندر ایک کٹر شیعہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ اب ظاہر ہے اس حکومت کے لیے اور اس انقلاب کے لیے رضا پہلوی کے خلاف جو ایک لمبی جنگ لڑی گئی تھی، اس جنگ میں علی خمینی صاحب کا بھی ایک بڑا کردار تھا۔ اسی لیے ایران کے پہلے سپریم لیڈر سید روح اللہ خمینی کی طرف سے علی خمینی کو بھی ایران کی اس حکومت میں بڑی ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ علی خمینی کو سب سے پہلے تو ایران کے اندر جمعہ پڑھانے کی ذمہ داری دی گئی۔ یہ وہی مین مسجد تھی کہ جس کے اندر زیادہ تر خود سپریم لیڈر روح اللہ خمینی بھی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی علی خمینی نے اس دور میں کئی الگ الگ ذمہ داریاں سنواری، ایون یہ تو ایران کی فوج میں بھی الگ الگ پدوں پر رہے۔ اس دور میں ایران اور عراق کے بیچ جو ایک لمبی جنگ لڑی گئی تھی اس میں بھی علی خمینی کافی آگے نظر آئے تھے۔ مگر دوستو جیسے جیسے اب علی خمینی کا قد ایران کی راجنیتی میں بڑھتا جا رہا تھا اور جیسے جیسے اب وہ ایران کے سپریم لیڈر کے قریب ہوتے جا رہے تھے، ویسے ویسے ایران دیش کے اندر ہی ان کے اپنے دشمن بھی بڑھتے جا رہے تھے۔ ان کے دشمنوں نے کسی طرح سے ان کو نیچے کھینچنے کی کوششیں شروع کر دی تھیں، ایون حد تو تب ہو گئی کہ جب ان کو مارنے کا ہی پلان تیار کر لیا گیا۔ ویسے تو سید علی خمینی کو مارنے کی کئی بار کوشش کی گئی تھی، مگر جو سب سے مین اٹیمپٹ تھا وہ دراصل اس وقت ایران کی ابو ذر مسجد میں ہوا کہ جب وہ ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ ان کے پاس میں ہی ایک ایسا ٹیپ ریکارڈر لا کر رکھا گیا کہ جس کے اندر پہلے سے ہی بوم فٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ بوم پھٹا اور ایسا محسوس ہوا کہ مانو آس پاس میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ علی خمینی بھی زمین پر گر چکے تھے اور پوری طریقے سے بے ہوش ہو چکے تھے۔ ان کو ہاسپٹل میں لے جایا گیا، وہاں علاج شروع ہوا تو پتہ چلا کہ وہ اس دھماکے کی وجہ سے اپنا ایک ہاتھ پوری طرح سے کھو چکے ہیں، ان کا ایک ہاتھ پیرالائزڈ ہو چکا ہے۔ مگر پھر بھی ڈاکٹر اس بات کو لے کر حیران تھے کہ صرف ایک ہاتھ کے علاوہ ان کی باڈی کو کہیں پر کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، باوجود اس کے کہ جس طرح کا وہ دھماکہ تھا اس سے محسوس ہوا تھا کہ علی خمینی کبھی بچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ بلکہ خمینی صاحب نے تو بعد میں خود بھی اس بات کو قبول کیا تھا کہ مجھ کو خود ہی نہیں پتا میں آخر کیسے بچ گیا تھا، میں بالکل موت کو چھو کر واپس آیا تھا اور مجھ کو بہت بعد میں جا کر اس چیز کا احساس ہوا کہ خدا نے مجھ کو یہ زندگی دوبارہ کیوں دی تھی، کیونکہ خدا مجھ کو کسی خاص مقصد کے لیے رکھنا چاہتا تھا اور مجھ سے کوئی خاص کام لینا چاہتا تھا۔ دوستو علی خمینی ابھی صحت یاب ہو ہی رہے تھے کہ 1982 میں خمینی صاحب کو ایران کا پریزیڈنٹ چن لیا گیا۔ 82 سے 86 تک رہے اور پھر 86 میں ایک بار پھر سے 90 تک کے لیے پریزیڈنٹ مطلب کہ راشٹرپتی چن لیا گیا۔ مگر دوستو 1989 مطلب کہ 1989 میں جب پہلے سپریم لیڈر روح اللہ خمینی صاحب کا انتقال ہوا تو اب ہر طرف اس بات کو لے کر چرچائیں ہونے لگیں کہ آخر ایران کی راجنیتی کی سب سے طاقتور پوزیشن کو مطلب کہ سپریم لیڈر کے عہدے کو اب کون سنبھالے گا۔ اور فائنلی وہاں کے جو شیعہ عالم تھے ان کے بیچ ایک پوری میٹنگ ہوئی اور اس میں سب لوگوں کے مشورے کے بعد فائنلی علی خمینی صاحب کو ایران کی ہسٹری کا سیکنڈ سپریم لیڈر چن لیا گیا۔ اور پھر وہیں سے ہی آغاز ہوا اس نئے اور طاقتور ایران کے ابھرنے کا کہ جس کو آج کے دور میں ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ الگ طرح کا ایران کہ جس کی بنیاد سن 1979 میں روح اللہ خمینی صاحب کی طرف سے رکھی گئی تھی، اس ایران کو علی خمینی ایسے مقام پر اور ایسی پوزیشن پر لے کر چلے جائیں گے یہ اس دور میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ گدی پر بیٹھتے ہی علی خمینی نے نہ صرف ایران کو اندرونی طور پر طاقتور بنانا شروع کیا بلکہ اپنے انقلاب کو اپنے وعدے کے مطابق دیش سے باہر بھیجنا بھی شروع کر دیا۔
और उसी चीज़ का नतीजा है कि आज के दौर में आप लोग देखते होंगे कि ईरान जितना ज़्यादा ताकतवर अंदर से है उतना ही ज़्यादा ताकतवर अब बाहर से हो चुका है। उसके दुश्मन उसके ऊपर अटैक करने से पहले 100 बार इसीलिए सोचते हैं क्योंकि उनको पता है कि ईरान अंदर से तो मुकाबला करेगा ही, मगर ईरान की उन फौजों और उन ताकतों का क्या होगा कि जो ईरान के बाहर मौजूद हैं और जिनको पिछले 20-30 साल की मेहनत के साथ ईरान ने तैयार किया है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उन अलग अलग ताकतवर ग्रुप्स की कि जिनमें से किसी को हिजबुल्लाह का नाम दिया जाता है, तो किसी को हूती का, तो किसी को इस तरह का कोई और नाम दिया जाता है। मिडिल ईस्ट के अलग अलग इलाकों में एक्टिव ये वो सारे ग्रुप हैं कि जिनको इनडायरेक्टली ईरान की तरफ से ही सपोर्ट किया जाता है, मतलब हथियारों में या फिर फंड वगैरह में, और ये ईरान के इशारे पर ही काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, कितना अच्छा हिस्ट्री था, ये वीडियो में कितना अच्छा बता रहे थे ईरान के बारे में। अली खुरैनी है जो ईरान को कैसे ताकतवर बनाए थे, कितनी मजबूत बनाए थे। 11 साल के थे जब ही से मतलब उनको चुना गया था, जब ही से उनका अंदर मतलब एक जोश था कि मैं कुछ करूँगा, कुछ बनूँगा। तो उनके अंदर कहते हैं ना, जिसके अंदर जो उम्मीद होती है, जिसके अंदर जो कुछ करने के चाहत होती है, तो भगवान भी मतलब अल्लाह ताला भी उनके साथ रहते हैं। वो भी सोचते हैं कि सच में इस बंदा को आगे ले जाना चाहिए, इसको बनाना चाहिए, तो उसको अंदर और ताकत आ जाती है। जो खुद होते हैं उनका ताकत होती है, देश की भी ताकत हो जाती है, आप फिर खुदा की भी ताकत हो जाती है। तो सारी जब ताकत इकट्ठे होती है, सारी कायनात जब जुटती है, तो उनको अंदर ऑटोमेटिक ताकत आ जाती है, तो कुछ करने की चाहत रखते हैं। तो कैसे अली खुरैनी के बारे में ये वाक़या है, उनकी ये कहानी है, कितना अच्छे से मतलब उनको लीडर चुना गया था। कितने उनको मतलब परेशानियाँ हुई थी, लोग जो दुश्मन थे उनके पीठ पीछे उनको बहुत परेशान करे थे। उनको उस देश से निकाल दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था, जेल के अंदर भी बहुत टॉर्चर लोग करे थे। फिर भी कहते हैं ना, जिसके अंदर विश्वास होती है कि हमारा खुदा है, हमारा अल्लाह ताला है, तो उसका विश्वास हमेशा जीत जाता है, आगे हो जाता है। कभी उस बंदा का विश्वास नहीं टूटता है। तो ये अली खुरैनी की कहानी है कि उनके अंदर भी विश्वास था कि मुझे खुदा ने भेजा है कुछ करने के लिए, कुछ चाहत के लिए हमको भेजे हैं, तो हमको करना है। कैसे मस्जिद में मतलब गए थे, वहाँ पे पढ़ रहे थे, तो कैसे लोग बम रख दिए थे, तो बम ऐसे धमाका हुआ कि समझ में नहीं आया कि बच गए। हाथ जो था एक उनका पैरालाइज हो गया था, बाकी शरीर सब अच्छा था। तो फिर भी वो हार नहीं माने, फिर भी उनको लीडर चुना गया। फिर भी वो आगे जब से ईरान में खूब बढ़िया से ताकतवर बना दिए, बिल्कुल सबको अच्छा से मतलब हर एक चीज़ बना दिए। हर मस्जिद भी अच्छा बन गया, कितने अच्छे से वहाँ पे मैंने हर कोई अच्छे से रहने लगा। तो सच्ची में जिसको चुना जाता है देख के कि बंदा कुछ करता है, कर सकता है, तो हज़ारों लोग क्या लाखों लोग सोचते हैं कि हाँ इनको चुनना ज़रूरी है, तो लोग चुनते हैं। तो सच में जो जैसा करता है उसका फल ज़रूर मिलता है। तो अच्छा करे तो अच्छा फल मिला है। आज हिस्ट्री में उनकी नाम है, उनकी चर्चा होती है, लोग उनको देखते हैं, समझते हैं, उनको मतलब तारीफ़ ही देते हैं, तारीफ़ करते हैं। तो सच में अच्छा लगता है ना, जो लोग अच्छे होते हैं तो उनकी तारीफ़ ऑटोमेटिक होती है, और जो लोग दुश्मन होते हैं, जो बुरे होते हैं, तो उनकी बुराइयाँ होती है। तो सच्ची में मुझे बहुत अच्छा लगा हिस्ट्री की कहानी सुन के इनकी अली खुरैनी के। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी देखिएगा, आप लोग के भी समझ में आएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा हिस्ट्री देख के, सुन के। सुनने ही में कुछ समझ में आता है, अगर हम देखते हैं वीडियो के माध्यम से तो हमको भी कुछ समझ में आता है कि दुनिया में, इस ज़िंदगी में कैसे कैसे लोग परेशानियाँ उठाए हैं, कैसे कैसे दुख भरी कहानी सबकी ज़िंदगी में है, कैसे आगे बढ़ते हैं। इस सब वीडियो से मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है, सीख मिलती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी देखिएगा, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।